आगे की तरफ चलते हुए अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 मॉलिक्यूल्स में जो हमें पेपर में पूछी जाती है और वो टेबल की फॉर्म में है जी। एक वाटर है, एक एचएफ है, एक अमोनिया है। पहले इन तीनों का स्ट्रक्चर देख लीजिए। वाटर में ऑक्सीजन दो तरफ से हाइड्रोजन से कोवलेंटली बॉन्डेड है, दो तरफ से इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो की हुई है लाइक दिस। ठीक है जनाब, ये आ गया मामला। दूसरी तरफ एच एफ है, एच एफ, फिर एक हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर एच एफ, फिर एक हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर एक एच एफ, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? जिग-जैग स्ट्रक्चर कहलाता है। अमोनिया के केस में इस तरीके से क्वेश्चन मुझे याद आता है, यूएचएस में पूछा गया कि नाइट्रोजन, उसके साथ एक, दो, तीन हाइड्रोजन, फिर एक हाइड्रोजन, फिर एक नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन, और यहाँ 4 मार्क्स बनाए गए। पहला उसे कह दिया अल्फा, इसे कह दिया बीटा, इसे कह दिया चार्ली, इसे कह दिया डेल्टा। उसने कहा आइडेंटिफाई हाइड्रोजन बॉन्ड अमंग दीज। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड? उन्होंने कहा चार्ली। चार्ली क्यों कह दिया? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इज एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो इसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान होना चाहिए। एक वाटर का मॉलिक्यूल ये रहा नीचे वाली साइड पर, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल ये रहा ऊपर वाली साइड पर। एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स है उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। तो चार्ली बिल्कुल सही सही कहा आपने। आगे चल पड़ते हैं। मैं एक टेबल बना रहा हूँ वाटर, अमोनिया और एचएफ के बारे में तमाम पॉसिबल क्वेश्चन को हल करने के लिए। और पहला टॉपिक यहाँ पर, पहली हेडिंग जो है वो ये कि लोन पेयर्स कितने हैं वाटर के पास। तो आप कहेंगे वाटर के पास 2 लोन पेयर हैं। एचएफ के पास कितने लोन पेयर हैं जी? याद रख लीजिए 3 लोन पेयर हैं। अमोनिया के पास कितने लोन पेयर हैं? 1 लोन पेयर है। आगे चल पड़ते हैं। हमने देखना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें है। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा वहां स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। यानी कि नंबर 1 पर आ जाता है एच एफ, जब फर्स्ट पर आ गया एच एफ, सेकेंड पर आ गया वाटर, और थर्ड पर आ गया अमोनिया। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात हो रही है। दूसरी तरफ हम एक और चीज कंपेयर कर रहे हैं और वो है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या लाते हैं? तो याद रख लीजिए, कोई बता सकता है सबसे ज्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें है? वाटर, एचएफ या अमोनिया? वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो नंबर 1 पर है, एचएफ में नंबर 2 पर है, और अमोनिया में भी नंबर 2 पर है। इसका मतलब क्या होता है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का? इसका मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल आखिर कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्योंकि वाटर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बनाता है। मेंशन कर लेता हूं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। तो आगे की तरफ चलते हुए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें, एच एफ सवाल इन्होंने 2 पूछ लिए एक ही बारी में। इन्होंने कहा भाई एच एफ जो है उसके पास 3 लोन पेयर, लेकिन वो फिर भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन, फिर भी वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ऐसी क्या वजह हो गई? तो वजह ये है कि द इम्पॉर्टेंट थिंग इज रेशो, रेशो ऑफ लोन पेयर्स टू हाइड्रोजन। ये चीज इंपॉर्टेंट है। वाटर के पास 2 लोन पेयर हैं, 2 हाइड्रोजन है, दोनों बॉन्ड बना लेते हैं। अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन है, लोन पेयर सिर्फ एक है। एक लोन पेयर एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करने में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में यूज होता है। जब ये यूज हो जाएगा तो बाकी 2 के साथ तो कोई मामला ना बना। एचएफ के पास 3 लोन पेयर है, हाइड्रोजन सिर्फ एक है, तो जब एक लोन पेयर यूज हो गया तो बाकी 2 के पास तो कोई चांस ही नहीं बना। समझे बात भाई?
चले, कोई मसला ही नहीं जनाब। आगे की तरफ चलते हुए अब आ गया सवाल। सवाल आप ही हल करेंगे, हमें तो आता नहीं। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? नंबर 1 पर कौन है जी? वाटर आ गया फर्स्ट। सेकंड पर फ्लोराइड और थर्ड पर अमोनिया जी। जितने पॉसिबल क्वेश्चन हैं, ये बड़ा जी मैं स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देने लगा हूं, जितने पॉसिबल क्वेश्चन हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, अमोनिया और एचएफ से आ सकते हैं, वो सारे इस टेबल में हैं। इसके बाहर इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये हमने सारी डिस्कशन कर ली, इसको याद कर लें, सारे सवाल हल हो जाएंगे। एक और टेबल बना रहा हूं और वो है कि स्ट्रक्चर ऑफ आइस कैसा है। उसके भी जितने पॉसिबल क्वेश्चन है मैं यहाँ पर एक टेबल की शक्ल में लिख दूंगा। उसके वाह वाह वाह, क्या बात है! ये अच्छी बात इन्होंने पूछी, सवाल पूछते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है, उससे चीज़ों को एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाती है। सवाल उन्होंने ये पूछा कि भाई एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर अमोनिया और एचएफ बराबर थे, एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, एक ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, फिर भी आप कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एचएफ का ज्यादा है, दोनों का बराबर हो जाता। तो भाई यहाँ तक तो बात अच्छी आपने कही कि ये दोनों सेकंड पर हैं। अलबत्ता सिर्फ एक चीज नहीं है जो बॉइलिंग पॉइंट पर असर डालती है। बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर, मॉलिक्यूल पर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है उसकी मजबूती पे भी डिपेंड करता है। ये देखिए, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड देखें थोड़ा सा वीक है। तो जो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसका ज्यादा असर बॉइलिंग पॉइंट पर, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट सेकंड नंबर पर आ गया। समझ गए बात? चलिए जनाब आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आइस में पहली बात यह है कि स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इन आइस, गलत नहीं करना, ये टेट्राहेड्रल है जी। पानी के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है ना आइस में, वो टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर ऑफ आइस है, आइस का अपना स्ट्रक्चर कैसा है, वो है जी हेक्सागोनल। एसी को क्या हो गया भाई? बंद हो गया? ओ भाई, एसी की बात कर रहा हूं तो मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे जो हमारे पास लोग हैं उनको कह रहा हूँ। एसी नहीं चल रहा तो गर्मी का मौसम है, इसलिए थोड़ा सा एसी को देखना पड़ता है। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ आइस जो है वो हेक्सागोनल है जनाब। वाटर का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, वाटर का स्ट्रक्चर आइस में टेट्राहेड्रल है, आइस का अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है। अब आ जाते हैं, तीन टेम्परेचर्स नोट करते हैं। एक टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, एक टेम्परेचर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, एक टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने 10 डिग्री जी, वाटर की वेस्पर थ्योरी के हिसाब से, वेस्पर थ्योरी के हिसाब से ज्योमेट्री, इसे कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इन आइस, और वो क्या है जी? टेट्राहेड्रल है। ठीक है जी बात। स्ट्रक्चर इन आइस का मतलब ये है कि आपके पास जब पानी होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। अगर पानी बर्फ भी बना दे तो पानी का एक मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल ही रहता है। अलबत्ता जब आइस बनती है तो ओवरऑल आइस का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है। मिसाल दे देते हैं, क्लियर हो जाएगी बात। आप कहते हैं कि डायमंड जो है, डायमंड आपने क्या पढ़ा, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है क्यूबिक। डायमंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है क्यूबिक, लेकिन डायमंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्यूबिक है, इसके अंदर जो कार्बन एटम्स लगे हुए हैं उनकी ज्योमेट्री या उनका स्ट्रक्चर क्या है? उनका स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल। ठीक है ना जी बात? तो एटम्स की अरेंजमेंट कुछ और होती है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कुछ और होता है। जिस तरह डायमंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है क्यूबिक और एटम्स की अरेंजमेंट है टेट्राहेड्रल, उसी तरीके से पानी का क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो हेक्सागोनल है आइस की फॉर्म में, लेकिन पानी के मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। ओके हो गई जी बात। अब आ जाएं 10 4 0, तीन बातें हैं। मैं कहता हूं जी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो डेंसिटी है
वो है डी। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी है डी। सोचकर बताइए कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी ज्यादा होगी कि कम? ज्यादा कम दोनों बातें आपने कही। मैं आपकी मदद के लिए आ जाता हूं इस साइड पर। जो लिक्विड की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, जब हम टेम्परेचर कम करते हैं, लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहे होते हैं, लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहे होते हैं, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होती है। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मॉलिक्यूल करीब आएंगे, हल्के हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे, डेंसिटी बढ़ेगी। तो याद रख लीजिए कि डेंसिटी एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, ये डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होती है। ये बात पता लग गई और बिल्कुल लॉजिकल बात थी। अच्छा, अगर डेंसिटी कम हुई है 10 से 4 की तरफ जाते हुए, 4 पर डेंसिटी ज्यादा थी, 10 पर कम थी, तो बताएं कि वॉल्यूम कहां ज्यादा होगा, 10 पर के 4 पर? वॉल्यूम 10 पर ज्यादा होगा, वॉल्यूम 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज्यादा होगा और वॉल्यूम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम होगा। यहां तक की बातें तो बिल्कुल सही हो गई। आपको दोनों में से कोई भी कंपैरिजन आ जाए, ऐसे भी सवाल आ सकता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इज चेंज फ्रॉम, तो ऑप्शन हो सकता है 10 to 4, 100 to 4। कोई भी टेम्परेचर से जब आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएंगे तो डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करती जाएगी और वॉल्यूम डिक्रीज करता जाएगा। यहां से आगे जो टॉपिक है वो टॉपिक जिसे सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है, एनोमिलस बिहेवियर। एनोमिलस बिहेवियर ऑफ वाटर, वाटर का एनोमिलस बिहेवियर क्या है? वो आमतौर पर दुनिया के सारे लिक्विड जब उन्हें ठंडा किया जाता है तो उनकी डेंसिटी बढ़ती है। पानी दुनिया का अकेला लिक्विड है जिसे जब ठंडा किया जाता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो इसकी डेंसिटी बढ़ती है। इतनी बढ़ जाती है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप कहते हैं कि इसकी डेंसिटी मैक्सिमम है। लेकिन जब आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से फर्दर कूल डाउन करते हैं, 3 पर, 2 पर, 1 पर, फिर 0 पर और आइस फॉर्मेशन होती है, तो डेंसिटी बढ़ने की बजाय वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है और ये लेस डेंस आइस जो है ये पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देती है। यहाँ पर ना सिर्फ डेंसिटी कम होती है बल्कि वॉल्यूम बढ़ता है। और कितने परसेंट बढ़ जाता है? 9% बढ़ जाता है। दैट इज वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। क्यों वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया? ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस। वॉल्यूम क्यों बढ़ गया? ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस। और एम्प्टी स्पेसेस क्यों बनी है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या हुआ है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रेगुलर अरेंजमेंट आई है और रेगुलर अरेंजमेंट हासिल करने के लिए जो एटम्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए थे, जब उन्होंने रेगुलर अरेंजमेंट बनाई तो वो थोड़ा सा दूर चले गए, आपस में गैप आ गए। गैप की वजह से एम्प्टी स्पेसेस की वजह से वॉल्यूम ज्यादा की वजह से डेंसिटी कम की वजह से आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये बात पता लगी जनाब? अब यहां पे सवाल आएंगे बहुत सारे। सवाल क्या आएंगे? डेंसिटी जो है 4 और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैसे रिलेटेड है? वॉल्यूम 4 और 0 पर कैसे रिलेटेड है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वॉल्यूम क्यों ज्यादा होता है, डेंसिटी क्यों कम होती है? ऑप्शन अलग अलग बन सकते हैं। ऑप्शन में राइट ऑप्शन हो सकता है एम्प्टी स्पेसेस, ऑप्शन में राइट ऑप्शन हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑप्शन में राइट ऑप्शन हो सकता है रेगुलर अरेंजमेंट। इन तीनों की वजह से होता यह है कि जो है वो आइस लेस डेंस है, वाटर के ऊपर तैरना शुरू कर देती है। ये सब बातें थी वाटर तक की। एवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ये हमारा लिक्विड पोर्शन में से रह गया जी। नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज की बात फिलहाल यहीं तक थी। जितना बोर्ड पर लिखा है सारे सवाल यहीं से आने हैं इंशाल्लाह। कोई भी सवाल बाहर से नहीं आना। तो कोई सवाल अभी आपके जहन में है तो पूछ लीजिए। देखें जनाब, मैंने कहा 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो भी डेंसिटी है, जब आप इसे कूल डाउन करेंगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जब डेंसिटी इंक्रीज करती जाएगी तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी मैक्सिमम है तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा मिनिमम। ठीक है जनाब।
अब 4 से 0 पर आएंगे तो एनोमलस बिहेवियर आ जाएगा। फर्दर डिक्रीज करनी चाहिए, फर्दर इंक्रीज करनी चाहिए थी डेंसिटी। जब 10 से 4 तक इंक्रीज कर रही है तो 4 से आगे फर्दर इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, वो डिक्रीज कर जाती है। क्यों? ड्यू टू एम्प्टी स्पेसेस, ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस वजह से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आइस है वो लेस डेंस है, वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 9% ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, और इस वजह से आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये मैंने कहा जी। बड़ा ही सीधा सा है जनाब। वाटर के पास दो लोन पेयर हैं, दो हाइड्रोजन हैं, दोनों लोन पेयर को हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यूज किया जाएगा। वाटर पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जो HF है उसके पास, नहीं, अमोनिया के पास लोन पेयर एक है, हाइड्रोजन 3 है। एक लोन पेयर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन से बॉन्ड बना सकता है, इसलिए अमोनिया सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बनाएगा। HF के पास लोन पेयर 3 है लेकिन हाइड्रोजन सिर्फ एक है, तो एक ही हाइड्रोजन से एक लोन पेयर बॉन्ड बना लेगा, बाकी दो कुछ नहीं करेंगे, इसलिए HF भी 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल जो है वो बनाएगा। ठीक है जी बात, समझ गए कि नहीं? नहीं समझ आई। 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, तो पास्कल्स के अंदर क्या होगा? पास्कल तो प्रेशर का यूनिट है और वॉल्यूम आप डेसीमीटर क्यूब में दे रहे हैं, कोई बात बनी नहीं सवाल की जी। अच्छा, ये बात हो गई। देखिए जनाब, जो एटीएम है ना वो होता है 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 101325 पास्कल। तो जब आप एटीएम के अंदर वॉल्यूम नोट कर रहे हैं 22.4 डेसीमीटर क्यूब, तो पास्कल के अंदर मीटर वाला यूनिट होता है, तो ये 0.022414 मीटर क्यूब आ जाएगी वैल्यू। वैल्यू चेंज होगी तो बस वैल्यू चेंज होगी और तो कुछ नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी। बाकी ऑप्शंस देख लें, अगर कोई ऑप्शन में प्रॉब्लम होगी तो कल डिस्कस कर लेंगे। आज की बात यहीं तक थी। अपना ख्याल रखिए जी। अस्सलाम वालेकुम।